हेलो दोस्तों, मैं यशवीर गुर्जर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको जो भूगोल के जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ना, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विकास। फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति एवं विकास क्षेत्र। इसका हम वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारे एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? रेड जेल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह रेड जेल ने कहा था। रेड जेल ने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह रेड जेल ने कहा था। प्रश्न नंबर 2, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था एलन सी सैंपल ने कहा था। नंबर 3, मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यह परिभाषा भूगोलवेत्ता किसने दी थी? यह दी थी विडाल डीला ब्लास। यह तीनों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बात आती है चौथा, उत्तर औपनिवेशिक युग में भूगोल के अध्ययन का उपागम क्या है? प्रादेशिक विश्लेषण। नंबर 5, सामाजिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र हैं। पहला है व्यवहार भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल और चौथा है ऐतिहासिक भूगोल। यह प्रमुख 4 हैं। बात आती है 5, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। सामाजिक भूगोल के कोई 4 उपागम लिखिए। यानी कि सामाजिक भूगोल के कितने उपागम? 4 उपागम लिखिए। व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। ये हमने करा दिया। बात आती है 6वें पर, आर्थिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्र। यानी कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से? पहला संसाधन भूगोल, दूसरा है कृषि भूगोल, तीसरा औद्योगिक भूगोल, चौथा है पर्यटन भूगोल। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नंबर 7 की बात करते हैं। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र। अब राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र बता। इसमें आर्थिक भूगोल के भी बता दिए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की। पहला है निर्वाचित भूगोल, दूसरा है सैन्य भूगोल। निर्वाचित भूगोल और सैन्य भूगोल। अब बात करते हैं हम 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल के 2 प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। यानी कि भूगोल की शाखा कौन कौन सी है? भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल 2 क्या है? भूगोल की प्रमुख शाखाएं। बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। यहाँ ना तो नितांत आवश्यकताओं की स्थिति है, ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। इसका संबंध किस विचारधारा से है? इस कथन का क्या ऐसे? इसका संबंध नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। इस कथन का अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने जो नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद, साम्यवाद, ये परिकल्पना अगली वीडियो में मैंने बता दी है, तो उसे देख लेना। नंबर 10 की बात करते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद और साम्यवाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिभाषित करती है? इसकी संकल्पना है ये। पर्यावरण निश्चयवाद और साम्यवाद के बीच मार्गदर्शन को नवनिश्चयवाद तारुकों और जागो निश्चयवाद संकल्पना का परिकल्पना करती है। संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यह जो परिकल्पना है इसका, यानी कि संकल्पना परिकल्पना किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर ने बताई थी। अब बात करते हैं हम पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? यदि मानव समाज और प्रकृति के प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाले अनिवार्य क्रियाओं को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है पर्यावरण निश्चयवाद। यानी कि मनुष्य को प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को डालना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रकृति का मानवीकरण।
बात करते हैं प्रकृति का। प्रकृति का मानवीकरण, मानव द्वारा प्रकृति को अपने आदेशों के अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं 13, मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं। इसमें था प्रकृति का मानवीकरण, इसमें है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण, जब मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो प्रकृति मानव का प्रकृतिकरण कहलाती है। ऐसे मानव का प्रकृतिकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 14वां, आदिम मानव के प्रकृतिकरण के 2 कारण लिखिए। उस समय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, यानी कि जब प्रकृति का मानवीकरण था उस समय क्या हुआ था, समय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। अब बात करते हैं हम 15, 1970 के दशक में मानव भूगोल किन विचारधाराओं का उदय हुआ, उनके नाम लिखते हुए प्रमुख लक्षण लिखिए। 1970 के दशक में मानव भूगोल की निम्न 3 विचारधाराओं का उदय हुआ। पहली विचारधारा कल्याण प्रगति और मानवतावादी विचारधारा। इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास से है। दूसरा है आमूलता रेडियो विचारधारा। इसका संबंध गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। नंबर 3 है व्यवहारवादी विचारधारा। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान के साथ साथ मानवीय जाति, प्रजाति एवं धर्म पर आधारित सामाजिक वर्षों पर जोर दिया गया है। सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं साम्यवाद। बात करते हैं हम साम्यवाद किसे कहते हैं। साम्यवाद को स्पष्ट कीजिए। साम्यवाद प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है और मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है। मानव भूगोल की यह विचारधारा साम्यवाद कहलाती है, यानी कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से उनका उपयोग करता है, प्रौद्योगिकी की सहायता से उनका विकास करता है, यानी कि धीरे धीरे मानवीकरण होता है। भूगोल की यह विचारधारा साम्यवाद कहलाती है। बात करते हैं 17, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है। नवनिश्चयवाद किसे कहते हैं। फर्स्ट, यह विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा और उसे विनाश से बचाना होगा। बात करते हैं हम तीसरे की। यह विचारधारा पर्यावरण को अनुसार किए गए बिना समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है, जैसे प्रौद्योगिकीकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना और खनन करने से अतिशयों को बताना। यह प्रमुख है। मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। मानव भूगोल की क्या प्रकृति को समझाइए। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव के क्रियाकलाप है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव निर्माण पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन उनकी अपनी अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा करता है। मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है और उनसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अध्ययन एक नज़र में परीक्षण, यानी कि यह क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है प्रकृति और मानव के बीच वैधता है। यह है क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और उन्हें संपूर्णतः में देखा जाना चाहिए। दूसरा है भूगोल अध्ययन के 2 उपागम बताइए। प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। यह क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको देना है। नंबर 3, मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। नंबर 4, प्रौद्योगिकी के समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। ठीक है। 5वां है प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 6, आरंभिक उपनिवेश युग में भूगोल के अध्ययन का उपागम अन्वेष और विवरण था। अब बात करते हैं, हमारा चैप्टर है दूसरा, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। चैप्टर हमारा सेकंड, विश्व जनसंख्या वितरण,
घनत्व और वृद्धि। बात करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉर्ज बी क्रेसी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। विश्व में उच्च जनसंख्या वाले प्रथम 3 देशों के नाम बताइए। विश्व में उच्च जनसंख्या वाले 3 देश हैं। पहला चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यह प्रमुख देश हैं। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। प्रत्येक यानी जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्र के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कैसे हैं? इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। अब बात करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। क्या प्रदेश का क्षेत्रफल, यानी कि एक प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है 530 वर्ग किलोमीटर, वह जनसंख्या है 85,860 व्यक्ति। उस प्रदेश का जनघनत्व अवकलित कीजिए, यानी कि जनघनत्व निकालने का, यानी कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कि कुल जनसंख्या कितने के 85,860। 85,860 में इसका भाग देंगे ना तो 530 का भाग देंगे तो आएगा 600, वो 162 प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। 162 व्यक्ति। 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करेंगे? 162 व्यक्ति निवास करेंगे। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या वर्णन भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग। बात करते हैं प्रवास के प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक अंतर, यानी कि प्रवास के कारक कौन से? प्रतिकर्षक कारक, अपकर्षक कारक। बात करते हैं पहला प्रतिकर्षक। यह लोगों को निवास स्थान पर उद्गम को छोड़वाने का काम करते हैं। यानी कि प्रतिकर्षक कारक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। अपकर्षक कारक ये है विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित कर। अपकर्षक यानी कि एक स्थान से, यानी कि किसी दूसरे स्थान को छोड़कर या इस स्थान पर आना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यही परिभाषा है। अब बात करते हैं हम जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी मोस्ट था, प्रतिकर्षक सवाल, ये भी वेरी मोस्ट है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। असोदित जन्म दर और असोदित मृत्यु दर गणना का सूत्र है। यानी कि असोदित जन्म दर का सूत्र यह है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बच्चों उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या और गुणे में 1000 कर देते हैं। असोदित मृत्यु दर भी किसी वर्ष के विशेष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य में जनसंख्या 1000 कर देते हैं। देख लेना। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। जनसंख्या की प्रकृति, वृद्धि और वास्तविक वृद्धि की गणना को सूत्र लिखिए। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि और वास्तविक वृद्धि की गणना। प्राकृतिक वृद्धि यानी कि जन्म माइनस मृत्यु, वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास प्लस माइनस उत्प्रवास। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं? कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रतिकर्षक कारक और अपकर्षक कारक। प्रवास किसे कहते हैं? एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना ही प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रमुख कारक हैं अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अप्रवास एवं उत्प्रवास में अंतर। अप्रवास और उत्प्रवास मतलब अप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं।
उत्प्रवासी कहलाते हैं। जनसंख्या जो प्रवास है प्रभावित करने वाले 3 अपकर्षक कारक लिखिए। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 3 अपकर्षक कारक कौन से हैं? रोजगार के अच्छे अवसर होना, रहन सहन की अच्छी दशाएं होना, अनुकूल जलवायु होना। यानी कि जनसंख्या का जो प्रवास है प्रभावित करने वाले यानी कि अपकर्षक कारक ये हैं। कौन से हैं अपकर्षक कारक? ये रहा। यानी कि ये तीनों लिखते हैं। रोजगार के अच्छे अवसर होना, यानी कि सहन की अच्छी दशा, रहन सहन की अच्छी दशा होना, अनुकूल जलवायु होना। अब बात करते हैं जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्षक कारक। ये भाई ये प्रतिकर्षक कारक हैं। ये प्रतिकर्षक कारक देख लेना। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारी। ये प्रतिकर्षक हैं, ये अपकर्षक हैं। इन्हें इसी में ही लिख देना, इसी के अंदर ही लिख देना। अब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। पहला है यानी जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें जनसंख्या को। परिवार नियोजन को अपनाकर बच्चों के जन्म को रोककर उनमें अंतराल रखकर जनसंख्या को सीमित किया जा सकता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यानी परिवार नियोजन को रोकना है, बच्चों के जन्म यानी कि समय अंतराल रखना, यानी कि बच्चों के जन्म के समय में यानी कि अंतराल रखना, यानी कि जन्म सीमा को कम करना, यानी कि 2 बच्चों पर ही प्रतिबंध। लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है, यानी कि लोगों को जागरूक करें, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कम करें। तीसरा है गर्भ निरोधक उपयोगों को बढ़ावा देने से जनसंख्या नियंत्रित की जाती है। गर्भ निरोधक चीज़ें अपनानी चाहिए। नंबर 4 बाल विवाह पर कठोर से रोक होनी चाहिए, यानी कि कठोरता से रोक, बाल विवाह पर रोक होनी चाहिए हमारे समाज में। यानी कि विवाह की आयु को बढ़ा देना चाहिए, बाल विवाह पर रोक होनी चाहिए, जिससे भी हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? जनसंख्या सिद्धांत कब दिया था? 1798। इसने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यानी कि लोगों की संख्या है ना बहुत तेजी से बढ़ेगी। नंबर 2 जनसंख्या वृद्धि के परिणाम आकार महामारी युद्ध के रूप में सामने आते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट आती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि महामारी युद्ध के रूप में यानी कि जो सामने आती है, तो इससे जनसंख्या की जो वृद्धि में अचानक गिरावट आती है। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है इस अवस्था में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होती है, इसका कारण महामारी और भुखमरी है। जनांगीय संक्रमण में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर होती है, इसका कारण महामारी और भुखमरी है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं, और जो यानी कि जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं। नंबर 3 जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, उनका तकनीकी ज्ञान निम्न होता है, तकनीकी ज्ञान के साथ निम्न होता है। अब बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है 17 जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की जो द्वितीय अवस्था है, इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, हम देखते हैं। पहली है इस अवस्था के प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है तथा समय के साथ घटती है। इसमें यानी कि जन्म दर उच्च होती है, समय समय के साथ यह जन्म दर घटती रहती है। बात करते हैं द्वितीय, यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। यह अवस्थाएं घटती हुई मृत्यु दर के साथ साथ आती है। नंबर 3 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी होती है, यानी कि जैसे ही हम स्वस्थ एवं स्वतंत्र रहेंगे, स्वच्छ और स्वच्छता से सुधार करेंगे, तो मृत्यु दर में भी कमी आएगी, कम लोग कम बीमार होंगे, महामारी भी कम आएंगे। बात करते हैं चौथा, जन्म दर अधिक तथा मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या तेजी से दिखाई देती है। जन्म दर यानी कि अधिक बच्चे जन्म ले रहे हैं एवं कम बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो जन्म दर में भी वृद्धि होती है, यानी कि जनसंख्या बढ़ती है। अब बात करते हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम तीसरी अवस्था। ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, यानी कि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ये जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था, और बात करते हैं जनांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था,
और बात करते हैं जनांगीय के संक्रमण की तृतीय अवस्था, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम जनांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था की बात करते हैं। जनांगीय संक्रमण 3 की अवस्था प्रमुख विशेषता है। पहला है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती हैं। और बात करते हैं दूसरी, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ती है। यानी कि जनांगीय के संक्रमण की तृतीय अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। बात करते हैं हम तीसरा, जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है और उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। जनसंख्या क्या करती है? परिवार के जो आकार है उसको। बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों को समझाइए। भौगोलिक कारक है जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा। पहला है जनसंख्या वितरण को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर अच्छी तरह से यानी कि लोगों को क्या मिल जाता है? पानी, जल उपलब्ध हो जाता है। नदी घाटियों के सहारे लोग अधिक बसते हैं। यानी कि दूसरा है जलवायु। जिन जलवायु प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलीय की प्रतिकूल जलवायु लोगों के रहने की सुविधाजनक होते हैं। बात करते हैं तीसरा, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यह मृदा कृषि तथा इससे जुड़ी क्रियाओं के अनुकूल होती है। अब बात करते हैं हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन बचे हैं। जनसंख्या वितरण ये हमने कर लिया। बात करते हैं हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को समझाइए। वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से हैं आर्थिक कारक? 3। पहला है खनिज। खनिज भंडारों वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करने से लोगों को रोजगार मिलता है। कुशल और अर्धकुशल मजदूर इन क्षेत्रों में पलायन कर जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। अफ्रीका, कंटा, जाम्बिया की तांबा पेटी इसी की है। बात करते हैं नगरीकरण। नगरीय क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा संरचना एवं परिवार के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करती है, जिससे नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है। नगरीकरण। बात करते हैं तीसरा, औद्योगिकरण। औद्योगिक के क्षेत्र रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इसमें कारखानों के मजदूरों के अलावा ड्राइंग्स, दुकानदार, वर्कर्स, शिक्षक तथा अन्य सेवक उपलब्ध कराते हैं लोगों को शामिल, जैसे जापान का कोम्बो ओसाका प्रदेश इसीलिए सघन बसा हुआ है। बात करते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन की, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक, पहला है, प्रत्येक देश की रीति रिवाज, धार्मिक परंपराओं के कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित करते हैं। जिन देशों में सामाजिक संगठन मजबूत होते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। सांस्कृतिक बंधन अच्छे हों। जिन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है उनको लोग छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि जिन क्षेत्रों में सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति होती है, उत्पीड़न होती है, तो उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं लोग। कई बार सरकार लोगों को विरल जनसंख्या क्षेत्रों से बचने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए कहती है। यानी कि जहाँ जनसंख्या अधिक होती है तो सरकार उन क्षेत्रों से लोगों से कहती है कि आप इस क्षेत्र में ना रहें। यह है भाई जनांगीय के संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। इसे वेरी मोस्ट है, इसे याद कर लेना। यानी कि इसकी प्रथम अवस्था यह है, फर्स्ट अवस्था, सेकंड अवस्था